गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज हम बात करेंगे जैगल प्रीपेड के बारे में। हम बात करेंगे क्योंकि उसके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं, काफ़ी हमें उसके डाउट्स भी आए हैं कि कई लोग के पास पड़ा है पर वो शेयर उतना करता नहीं है। और फिर आज अच्छी कॉन कॉल भी उनकी हुई है और हमने वेट करने की वही कोशिश करी कि थोड़ा सा कॉन कॉल हो जाए, थोड़ा रिजल्ट आ जाए तो हम उस चीज़ पे एक बेहतर डिस्कस कर पाएंगे उस चीज़ पे। तो पर पहले अपन अब लोगों का जो स्टार्टिंग फेज़ है कि हम पहले इंडियन मार्केट, यूएस और पूरे दुनिया भर की मार्केट्स पे देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम जैगल पे बात कर लेंगे कि क्या है और क्या हमें उसका प्रॉस्पेक्ट लगता है। तो अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो बिहार इलेक्शन का जो एग्जिट पोल आया जिसमें एनडीए को अभी जीतते हुए दिखाया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट हमें आज मार्केट में देखने को मिला। और आज मार्केट एक किस्म से तेज़ ही रही, लगातार एक फिर चढ़ी, उसके बाद फिर स्टेबल होकर खड़ी हो गई। पर लास्ट में हमें ज़रूर निफ्टी बैंक में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो अगर निफ्टी बैंक देखें तो वो फिर नीचे गिरा, पर आप देख तो ऐसे कई निफ्टी बैंक भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो एक अच्छा खासा आज रैली देखने को मिली है। पर क्या ये रैली एक बिहार इलेक्शन पे थी या कैसे थी, एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद फिर हमें देखने को, अगर रिजल्ट वहाँ पे उल्टा सीधा होता है जो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है एनडीए बीजेपी की जीतने की, अगर वो नहीं होता है तो थोड़ा सा हमें एक किस्म से हलचल मार्केट में देखने को मिल सकती है। क्योंकि कहने को अगर हम बात करें तो शायद थोड़ा सा बिहार इलेक्शन में बात हो रही है कि शायद वहाँ से कुछ इंडियन पॉलिटिक्स भी चेंज हो सकती है। कुछ आपके अगर हम पार्लियामेंट की सीट्स की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ फेर बदल होने के चांसेस मार्केट को दिख जाएंगे। और अगर कोई भी अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है तो वो मार्केट को अच्छा नहीं लगता है। मतलब अनसर्टेनिटी एक अबव होता है रिस्क के। एक रिस्क होता है तो रिस्क मार्केट प्राइसिंग कर लेती है, पर अनसर्टेनिटी में मार्केट और ज़्यादा गिरती है। क्योंकि अनसर्टेनिटी में ना रिस्क कैलकुलेट होता है और ना आपको कुछ पता ही नहीं होता है। एक बार आपको चीज़ डिफाइन हो गई तो आप रिस्क कैलकुलेट हो जाता है, अपसाइड कैलकुलेट हो जाता है, उस हिसाब से मार्केट स्टेबलाइज हो जाती है। पर अगर एक अनसर्टेनिटी में माहौल रहता है तो ना आप उसमें रिस्क गॉच कर पाते हो, ना आप उसमें प्रॉफिट गॉच कर पाते हो, अपसाइड गॉच कर पाते हो। तो वहाँ पे बहुत ही एक हलचल मच जाती है। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। पर आप देखें तो यूएस शटडाउन, सेनेट में बिल पास हो गया, वहाँ से भी एक अच्छी हमें खबर आने को देखने को मिल रही है। तो हम वहाँ से देख सकते हैं कि एक बेटर मोमेंटम यूएस से भी थोड़ा सा वापस चालू हुआ है। कल डाउ जोन्स ने भी अपना ऑल टाइम हाई हिट किया, तो वहाँ से भी एक हमें तेज़ी देखने को मिली है। फिर वो तेज़ी पर्कुलेट होके हमें एशियन मार्केट्स में भी दिखी। अब तो आप लोग को शायद पता लग गया होगा कि कैसे ये पूरा चेन और लिंक काम कर रही है। तो उस हिसाब से हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। आज टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल की लिस्टिंग हुई और वो लगभग 30% ऊपर लिस्ट हुए, जो एंटिसिपेट हो रहा था। अब लगभग अगर आप देखें तो जब से डी मर्जर के लिए शेयर्स लिए गए थे और जो अब टूट के जब दोनों हाथों में मिले हैं तो लगभग 12-13% का गेन, हम अगर कुल मिला लें तो 12-13% का गेन अब आता हमें दिख रहा है। बट अब इसमें अब एक रहेगा कि अब मार्केट एंटिसिपेट करेगी कि कौन सी उसको आर्म दोनों में से, कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल में से कौन सी उसको अच्छी लग रही है। पैसेंजर व्हीकल में आपका जेएलआर प्ले है बेसिकली, जैगुआर लैंड रोवर और ईवी में जो आ रहे हैं तो वो प्ले होगा। और कमर्शियल व्हीकल में तो जो उनकी कमर्शियल चलती आ रही है उसी में होगा। तो अब मार्केट एंटिसिपेट करेगा कि कहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग ज़्यादा होनी है, तो उस हिसाब से मार्केट उस आर्म या उस लेग को एक किस्म से ज़्यादा बढ़ाएगा, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा और वहाँ पे पैसा ज़्यादा बनेगा। बट थोड़े रिजल्ट्स हमें देखने पड़ेंगे कि क्या है, और उस हिसाब से धीरे धीरे कॉल ली जाएगी कि क्या कहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम बन रहा है या कहाँ पे ज़्यादा बिजनेस का ग्रोथ लग रहा है, कहाँ पे सेंटिमेंट सुधर रहा है। तो उस हिसाब से ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। तो अगर हम देखें तो जैसे यूएस चढ़ा तो फिर से वही एक सीधा प्ले किया, आपका आईटी इंडेक्स भी चढ़ गया एक किस्म से। उसके बाद फिर हम देखें तो बजाज फिनेंस और ये सब हमने कल बहुत डिटेल में बात करी थी, बजाज फिनेंस और क्यों गिर रहे हैं। और अगर हम देखें तो वो आपको आज फिर से एक किस्म से लैगार्ड ही दिखे हैं मार्केट में। तो उस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो ये मार्केट में
बना हुआ है, कॉशियस ग्रोथ जो आपकी बनी हुई है तो बजाज फाइनेंस की, तो वहाँ से बजाज फाइनेंस अगर नहीं हिलता है तो एक फाइनेंस या पूरी इकोनॉमी के लिए एक बेल वेदर स्टॉक हम बोल सकते हैं। बेल वेदर स्टॉक हम बोलते हैं कि जो आपको हिंट दे दे सबसे पहले आके कि क्या होने जा रहा है। तो एक किस्म से हम बजाज फाइनेंस को एक बेल वेदर स्टॉक के तौर पे हम ज़रूर नोटिस करके देखते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर जो आपके डिफेंस के स्टॉक बढ़े थे, जो आप दिल्ली में आपके रेड फोर्ट के पास जो एक्सप्लोजन हुआ है, तो उसके बाद से जैसे कि बढ़े थे स्टॉक्स आपके डिफेंस के, वहाँ पे थोड़ी हमें तेज़ी देखने को मिली थी। वो तेज़ी थोड़ा थोड़ा सा आज ढलने को दिखी हमें। बट डिफेंस में तो ये प्ले होता है कि डिफेंस में आपके स्टॉक्स बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं, बहुत तेज़ी से नीचे आते हैं, तो उस हिसाब से बैंडविड्थ हमें देख के चलना पड़ेगा। बाकी हमने यूएस की बात कर ही ली, उसके बाद फिर टाटा मोटर्स, और उसके बाद फिर आज ग्रो की लिस्टिंग हुई। ग्रो की लिस्टिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त हुई, धीरे धीरे लिस्टिंग हुई, पर फिर जो ग्रो के शेयर है वो एक तरफ ही जाते चले गए ऊपर। हमारा एक ग्रो के रिलेटेड आईपीओ एनालिसिस भी है, जहाँ पे हमने बात करी है कि ग्रो एक वैल्यूएशन पे भले वो एक अपर एंड पे आ रहा है, बट एज अ बिजनेस मॉडल या जो उनकी चीज़ें हैं वो बहुत ही रोबस्ट हैं, और एज अ कंपनी उसमें शायद आपके पैसे कभी डूबेंगे नहीं या जब तक चीज़ें सही चल रही हैं। और अभी देख के तो, क्योंकि अगर आप नई जनरेशन में देखेंगे तो ग्रो ने बहुत अच्छा पेनिट्रेशन कर रखा है, और वो जनरेशन जहाँ शायद आगे का पैसा आने वाला है, तो वैल्यूएशन ऑन द अपसाइड है, मतलब एकदम नथिंग ऑन द टेबल किस्म की वैल्यूएशन थी। पर वहाँ से भी शायद आज 32-33% ग्रो चढ़ा है, और लगातार बिना फॉल के ग्रो वन वे डायरेक्शन में गया है। तो एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली, और जो उनकी ऑर्डर बुक थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक थी, काफ़ी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे। एक किस्म से जब लेंस कार्ड जिसके अगेंस्ट इतना बैड प्रेस हो चुका था, जो कि एक हेफ्टी वैल्यूएशन पे आ चुका था, जिसका टैम बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू ग्रो, तो जब उसको भी ऊपर टांग के रख लिया गया था तो थोड़ा थोड़ा हमें अंदेशा लगने लगा था कि ग्रो की लिस्टिंग ख़राब तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्रो में वो सारी चीज़ें उतनी लेंस कार्ड जैसी बुरी नहीं लग रही थी, और लेंस कार्ड से बहुत ही एक डिसेंट आईपीओ था आपका ग्रो का। तो यहाँ पे ग्रो का आईपीओ पे अगर आप थे तो आपका अच्छा गेन 12% पे मेरे हिसाब से लिस्टिंग खुली थी, उसके बाद फिर लगातार सिर्फ एक साइड ही ऊपर जाता गया। पर अब यहाँ से देखना इंटरेस्टिंग होगा, और ये एक पैरेलल दिखाए पिछले बार की बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ, अगर आपको याद होगा तो 70 रुपये पे आईपीओ प्राइस था। फिर वो लिस्टिंग जब होती है तो लिस्टिंग होती है आपकी 100-150 के आसपास, उसके बाद फिर 2 दिन शेयर ऊपर जाता है 180, उसके बाद फिर जब नीचे गिरता है तो फिर आप देख ही रहे हैं अभी 110 के आसपास है। तो जो यूफोरिया शुरू के 2-3 दिन होता है इन सब शेयर्स में, वो आपको 50% 60% कहीं भी ले जा सकता है, बट जो उसकी वैल्यूएशन है वो हमें एक बार नोटिस या देखना पड़ेगा। और सेम चीज़ टाटा का जो आईपीओ आया था टाटा टेक शायद, तो उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि बहुत हैवी वैल्यूएशन पे और लिस्टिंग गेन बहुत मिला था वहाँ पे, और फिर वहाँ से जो शेयर खिसका तो अभी तक वो प्राइस आ नहीं पाया है। तो ये यूफोरिया के समय हमें ये याद रखना चाहिए, क्योंकि चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर वैल्यूएशन आप ओवर पे कर देते हो आईपीओ के बाद, तो वो आपको स्टॉक जो है वो वक्त लेता है अपनी अर्निंग, जब तक अर्निंग्स और वो बराबर नहीं हो जाती है, अर्निंग्स और मैचअप नहीं हो जाता वैल्यूएशन का, तब तक वो शेयर को दोबारा से चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। और वैसे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे जीरोधा ने बोला था कि एफ के कहाँ 40% रेवेन्यू उनका घटा है, तो इस हिसाब से हम उम्मीद कर सकते हैं ग्रो का उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, वो कैश में बहुत एक्सपोज है, उनका बहुत तेज़ी से कैश सेगमेंट में भी ग्रोथ आ रही है, बट थोड़ा इम्पैक्ट तो शायद रहने वाला ही है। पर बीएसई के रिजल्ट्स कॉन्ट्रेरी बहुत ही अच्छे हैं इस बार फिर से, और वहाँ पे हमें एक तेज़ी देखने को मिली, शायद वो तेज़ी भी थोड़ी सी पर्कुलेट हो रही है ग्रो में, और आज मार्केट भी अच्छी थी, तो हर चीज़ एक किस्म से परफेक्ट रही आज ग्रो के लिए। वही शायद 2 दिन पहले जब बहुत ही ज़्यादा हेडविंड था और जब आया होता तो एक स्ट्रगल हो जाता, पर एवरीथिंग दैट एंड्स वेल इज़ वेल, तो आपको उस हिसाब से इस चीज़ को देखना पड़ेगा। ऑल्दो इस प्राइस पे तो
उतना सेंस मेक नहीं करता है कि हम ग्रो के आईपीओ को खरीदें एज पर माई कंसिडरेशन, क्योंकि वैल्यूएशन शायद उतना जस्टिफाई नहीं करता। और जितना मैंने देखा है तो अगर एक बहुत ही हेफ्टी वैल्यूएशन एक वैल्यूएशन पे अगर शेयर लिस्ट हो जाते हैं आईपीओ के बाद, तो वो फिर अपने टाइम लेके वापस अपने वैल्यूएशन को पकड़ के फिर ही ऊपर जाते हैं। तो ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। पर अगर हम अब जैगल के बारे में बात कर ले, जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड, जिसका नाम है लगभग अब मेरे सामने इसका स्क्रीनर पे खुला हुआ है कि क्या फाइनेंशियल लगभग 5200 करोड़ की कंपनी है, 47 का पी जितना मैं देख पा रहा हूँ है। और अगर मैं इनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 9.5% के आसपास है, सिंगल डिजिट में है। और कैश फ्रॉम ऑपरेशन ये पॉजिटिव है। और अगर हम देखें तो सब चीज़ थोड़ा थोड़ा इनका अच्छा ही देखने को मिल रहा है। बट बात यह है कि इन्होंने जो अपना अभी जो इनका रेट है वो 389 रुपीज़ पे चल रहा है। अभी रिसेंट में ये 330-340 रुपये पे ही बहुत देर से अटका हुआ था। पर जो इसने अपना हाई बनाया हुआ है वो लगभग 600 रुपये 599 पिछले साल दिसंबर में बनाया हुआ है। तो हमें थोड़ा सा इस हिसाब से देखना पड़ेगा। और जैगल बेसिकली है क्या? जैगल एक फिनटेक कंपनी है और एक सैस कंपनी है। सैस हमने थोड़ा समझाया था, पर अगर मैं इसको इजी करूँ कि सैस क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो बेसिकली अगर आपने कभी गूगल आपने कभी एक्सेल शीट यूज़ करी होगी, तो एक्सेल शीट के लिए आपको अलग से ऐप डाउनलोड करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि आप डाउनलोड करते होंगे अपने सिस्टम पे, वहाँ से आप एक्सेल चलाते थे। बट उसके बाद जब गूगल आया तो गूगल ने जब अपना एक्सेल लॉन्च किया तो अब आपको वो ऐप डाउनलोड करने की नीड नहीं है। अब आप उसको ऑन क्लाउड चला सकते हैं, आप दूसरे के शेयर कर सकते हैं, आप सिर्फ अपने स्क्रीन के क्रोम पे खोल सकते हैं और आप अपनी एडिट कर सकते हैं, आपका दोस्त उधर से एडिट कर सकता है। तो वो एक किस्म से आपकी सर्विस अब हो गई है। तो ये बहुत ही इजी मेथड में हो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अब आपकी हो जाती है, कि आप एक एक रेकरल अमाउंट आप पे करते रहते हो रैदर देन बाइंग एनी सॉफ्टवेयर, और वो हो जाता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सैस प्लेटफॉर्म। तो फिनटेक प्लस सैस प्लेटफॉर्म आपका जैगल है, जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज जो है। तो अगर आप देखें तो जैगल क्या करते हैं, जैसे अगर अगर आप कॉर्पोरेट के तो आपने प्लेक्सी कार्ड यूज़ किया होगा, तो कुछ कुछ मॉडल उनका वैसे ही है प्लेक्सी का, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा एलेबरेट है, ज़्यादा डिटेल में, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा एक इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बनाया गया है। तो अगर आप देखें तो इनका स्पेंड मैनेजमेंट का थोड़ा सा प्लेटफॉर्म है, और अपने ये को ब्रांडेड प्रीपेड और क्रेडिट कार्ड भी ये थोड़े से इशू करते हैं। तो अगर आप जैसे कि आप किसी कंपनी में, तो अगर आपको कोई रीइंबर्समेंट लेना है, आप कहीं बाहर गए हैं, उसका कैब का रीइंबर्समेंट है, फूड का रीइंबर्समेंट है, मैं बहुत ही इसको ईजी कर बताऊंगा। कोई मेरा मतलब नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको एक एक चीज़ बताऊं, एक एक रेवेन्यू बताऊं, उसका कोई मतलब नहीं है। हमें थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में हमें थोड़ा सा समझना है कि क्या करता है ये काम, और बहुत ज़्यादा हम इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। ऑल्दो ये बहुत प्रोडक्ट्स में घुसे हुए हैं, पर अगर हम 70-80-90% इनका रेवेन्यू समझ लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है। हम बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते हैं कि एक्सेल पे बैठ के ब्रॉड हमें सेंस समझ में आ जाए, तो बहुत ही ईजी है। तो आप इसको वैसे ही समझ लें कि वो आपको क्रेडिट कार्ड, आपकी कंपनी के साथ टाई अप होगा इनका, और ये क्रेडिट कार्ड आपको इशू कर देंगे। जैसे कि आप बाहर जाते हैं तो आपका क्या रीइंबर्समेंट है, जो भी आपके कैब सर्विसेज, आपका फूड लॉज, या आपका जितनी भी आपकी सर्विसेज फ्लाइट के, तो आप एक जगह एक लीकेज ना हो, तो उस हिसाब से एक कार्ड है, वहाँ पे आपने स्पेंड कर दिया और वो चीज़ होती चली जा रही है। पहले कॉर्पोरेट सिर्फ इशू करते थे, अभी थोड़ा प्राइवेट भी करने लग गए हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है जहाँ पे ये सब चीज़ें एक जगह एक लेजर में है, और कोई इनको देखने वाला नहीं है, कोई आपको मैनुअल इंटरवेंशन नहीं चाहिए, और एक जगह पे ही हर चीज़ आ जा रही है, तो ट्रैक करना बहुत इजी है। तो उस हिसाब से जैगल उस चीज़ में ये काम कर रहा है, और ये बहुत ही प्योर इंडियन प्ले है, प्योर इंडियन कंपनी है। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो इनके कुछ कोर प्रोडक्ट्स भी हैं। तो अगर कोर प्रोडक्ट्स में हम जाएँ तो एक इनका है सेव सेव करके है, जहाँ से ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज़ लेकर आते हैं। तो अगर आप सेव का देखें तो कितना एम्प्लॉय पे एक्सपेंस हो रहा है, रीइंबर्समेंट कितना हो रहा है, बेनिफिट कितना हो रहा है, फिर
एम्प्लॉयज़ का टैक्स फाइलिंग, ये सब जो है वो इनका सेव वाले में आता है। उसके बाद फिर इनका जो जैगल प्रोपेल है, तो जैगल प्रोपेल में अगर देखें तो जैगल प्रोपेल आपको क्या कि इंसेंटिवाइज अगर आपको करना है कंपनी को एक किस्म से कि जैसे आपको आप बहुत अच्छा करते हो तो आपको अमेज़ोन पे वाउचर मिल जाता है, ऐसे ऐसे करके जो आपको कंपनीज मिलती है, तो उस हिसाब से रिवॉर्ड इंसेंटिव देने के लिए आपका जैगल प्रोपेल कंपनीज के लिए यूज़ में आता है। और वो वहाँ से आपको गिफ्ट कार्ड हो गए या फिर आपके वॉलेट में पैसा डाल दिया, ये सब जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों में थोड़ा सा ये हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद इनका एक जॉयर है, जॉयर जो है वो एक किस्म से ऑटोमेशन है आपके वेंडर को पेमेंट करने के लिए। तो आपका जो भी पेमेंट है एक किस्म से उसका चेक बैलेंसेस वो सब मेंटेन करना है इनका। और फिर एक इनका जैटिक्स है, वो अगर आप देखें तो स्पेंड एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस है, एआई एक किस्म से हो रहा है। अगर आप कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय था वो लगातार 10,000 का खर्चा करता है रिइम्बर्समेंट में, 15,000 आ गया तो एक कुछ ऐसा एआई इनेबल्ड रहेगा कि 5,000 हो रहा था वो 7,000 का खर्चा हो गया, ऐसा कुछ हो गया अगर। और मान लीजिए कुछ एक ऐसा एक्सपेंडिचर आ गया जो कि शायद एक ह्यूमन आई को मिस हो जाए और पर बिल में लगा हुआ है, तो वो शायद वो फ्लैग हो जाएगा उसमें। तो ऐसा करके कुछ कुछ है अगर आप इसको समझेंगे। और ये सब SaaS सब्सक्रिप्शन पे ही है, मतलब आपको इसका एनुअल पे करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन चार्जेस, और ये 1 से 3 साल के लिए होता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों की बात करें तो ये है इनका कि जो जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब ये पैसा कहाँ से कमाते हैं? अब जैसे कि अगर आप देखें तो ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे काम करते हैं कि इनका बैंक 19 बैंक से लगभग टाई अप है। तो इनका को ब्रांडेड कार्ड जो है वो इशू हो रहा है, उसमें जो भी चार्ज हो रहा है, तो अगर आप देखते हैं अगर आप कार्ड से भी पेमेंट करते हैं तो एक आपकी एक कमीशन फीस होती है जो जाती है, मर्चेंट पेमेंट गेटवे फीस जो भी आप मान लें उसको, 1 से 1.5 से 2%। तो अब ये फीस जो होती है वो कटती है और ये जैगल और बैंक्स में डिवाइड हो जाती है। तो उस हिसाब से हमें इसको देखना पड़ेगा। फिर कई वैल्यू एडेड सर्विसेज, केवाईसी करवाना, ये सब भी चीज़ें, तो एक किस्म से काफ़ी इनका बहुत ही ज़्यादा एक फैला हुआ धंधा है। तो बहुत ही प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्शन तो नहीं रखा है, तो प्रोडक्ट्स ये लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम बात करेंगे शेयर प्राइसेस पे भी आके कि क्यों नहीं चलता है ये शेयर, तो क्या पॉसिबल रीज़न मुझे लगते हैं जो नहीं चलता है। बट ऑल दो मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता है मार्केट में। मार्केट शायद अगर मैं देखूँ तो पिछले कुछ समय में 340 था, और अभी अगर मैं इसको देखूँ तो लगभग 390 के आसपास आ गया, मतलब 15% का रफली राइज हो चुका है वहाँ से। तो मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता है, पर क्यों मुझे लगता है कि नहीं चलता है उस हिसाब से भी हम थोड़ा सा इसको लेके बात करेंगे। पर पहले हम थोड़ा सा इनका बिजनेस मॉडल समझ ले रहे हैं, उस हिसाब से फिर हमें चीज़ें थोड़ा सा हमें देखने को मिलेंगी। तो इस हिसाब से अगर हमने देखा तो इस हिसाब से इनके थोड़े जो हैं बिजनेसेस जो हैं वो फैले हुए हैं। अब अगर हम थोड़ा सा इनके रिजल्ट्स की बात कर लें तो जो इनका रिज़ल्ट था वो काफ़ी अच्छा था। इस बार का इनका जो रिज़ल्ट आया, अगर हम देखें तो रेवेन्यू बहुत तगड़ी इनकी ग्रोथ हुई। अगर मैं बात कर लूँ तो रेवेन्यू इनका अच्छा ग्रो हुआ है। पर अभी जो इनकी कॉन कॉल हुई है इसमें इन्होंने रेवेन्यू का जो ग्रोथ गाइडेंस था वो बढ़ा दिया, वो 40 से 45% बढ़ा दिया गया है, जो शायद 30 से 35% पहले एक्सपेक्ट अपन कर रहे थे। एबिटा मार्जिन है वो 10 से 11 कर दिया गया है, और बोला गया है कि लॉन्ग टर्म में वो 14 से 15 पहुंच जाएगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी एक अच्छे किस्म से इन्होंने गाइडेंस जो है वो पूरा कॉन कॉल में बढ़ा दिया। और एक बार गाइडेंस बढ़ता है तो शेयर तो चढ़ेगा ही। तो उस हिसाब से एक शेयर में जो मोमेंटम है वो शायद अब आने को दिख जाए हमें। ऑल दो वी कांट बी श्योर, पर होता यही है कि अगर आप गाइडेंस बढ़ा देते हो तो शायद शेयर में एक डिमांड आ जाती है कि शायद जो उसमें 40 से 50% या 30% वाले लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो भी अब इस शेयर को आके दे वुड वांट अ पाई आउट ऑफ इट, वो उसमें वो खरीदना चाहेंगे उस शेयर को। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा देखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। और मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इनका थोड़ा हाई चल रहा है। आप इन एक चीज़ तो नोटिस करेंगे कि आरओई जो है इनका, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो काफ़ी लो चल रहा है, वो 9% के आसपास ही चल रहा है और सिंगल डिजिट में ही रहता है। तो उस हिसाब से मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, अभी इन्होंने रिसेंटली वॉरेंट इशू किया था इनके प्रमोटर ने, तो अब इन्होंने जो बताया वो बताया कि कॉन कॉल में कि जो वारंट इशू हुआ है वो
न्यूज़पेपर कंपनी को दिया गया है फॉर एक्सचेंज ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। तो इस चीज़ की बात हुई है। पर जब आप वारंट इशू कर देते हो तो मतलब कि आप एक दाम बता दे रहे हो मार्केट को कि मैं समझ रहा हूँ कि 570 रुपये का ये शेयर की वैल्यू है। तो वारंट इशू करने का मतलब यही होता है कि आप एक किस्म से मार्केट को सिग्नल दे रहे हो कि मेरा शेयर काफ़ी नीचे पड़ा हुआ है और लगभग मैं इस शेयर को जो भी मैं दाम मान रहा हूँ, अगर मैं 340 चल रहा है तो मैं 550 का वारंट करके तो मैं बोल रहा हूँ कि शायद ये 570 या 560 के शेयर की इसकी वैल्यू है। तो वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को खटकती है ये चीज़ें कि ठीक है, आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, आपको लगता है कि मार्केट में कि इसका दाम कम पड़ा हुआ है, बट मार्केट ये समझता है कि प्रमोटर का काम शेयर बढ़ाना नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसके वारंट की बात करूँ तो लगभग 567 रुपीज़ पे इन्होंने अपना वारंट इशू किया था 60 करोड़ रुपए के लिए लगभग। तो इनका जो वारंट था वो इस चीज़ पे आया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक किस्म से खटकती है चीज़ लोगों की। एक वारंट आप जब इशू कर रहे हो तो आप एक किस्म से मार्केट को गाइडेंस दे रहे हो कि एक या रेट बताना चाह रहे हो कि इस चीज़ का है, जो कि एक प्रमोटर का काम नहीं है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा मार्केट एक एप्रीहेंसिव हो जाता है। तो अगर आप देखें तो इशू जहाँ से वारंट हुआ है, अगर मैं देखूँ 2-3 अक्टूबर की बात है, तो वहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो शेयर लगभग 340 था। फिर वहाँ से शेयर कुछ खास बढ़ा नहीं है, वहीं पे था। अब जब गाइडेंस आपका आया है, बढ़ा है, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा शेयर में थोड़ी हलचल आई है। ऑल तो हम शेयर प्राइस को उस हिसाब से नहीं देखते कि उस हिसाब से कंपनी खराब या बुरी है, बट हम अगर कुछ इंसिडेंट हुआ है जैसे वारंट आया है या गाइडेंस बढ़ा है, तो हम उसका इम्पैक्ट कितना मार्केट एज्यूम कर ले रहा है थोड़ा सा रफ आइडिया देखने के लिए कर सकते हैं। हो सकता है कुछ और कहानी चल रही हो, बट इट इज़ नॉट 100% श्योर फॉर्मेट। बट एक किस्म से हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ दास्तान जा रही है या क्या मार्केट उस चीज़ को एंटिसिपेट करके कहानी बना रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर जैगल की हम बात करें तो लगभग इन्होंने 5 करोड़ कार्ड से भी ज़्यादा ये इशू कर चुके हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी कार्ड्स इन्होंने इशू कर चुके हैं और एक किस्म से इनकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अगर हम देखें तो 24 से लेकर 25 में लगभग 40% के ग्रोथ की लगभग बात हो रही है। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पर जो हम बात करते हैं कि जैगल जो है वो इस फॉर्मेट में, सैस फॉर्मेट में लिस्टेड वाली सिर्फ एक ही कंपनी है, बट इसके काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और ये जो फील्ड है ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। अगर हम देखें तो हैप्पे एक कंपनी है जो कि ट्रेड ने ले ली है, फिर फाइल आप देखेंगे सैप है, और ऐसे कर कर के कई कंपनी है, जोहो की है। तो उस हिसाब से कई कंपनियां हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं। ऑल दो जो जैगल को जो सबसे चीज़ अलग करती है वो है कि जैगल काफ़ी एलेबोरेटिवली फैला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। जितनी सर्विसेज चाहे शायद जैगल दे रहा है उतनी सर्विसेज बाकी तो नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप देखें तो जैगल का मॉडल जो है वो बहुत ही ज़्यादा सूटेड है जो इंडिया में अर्ली स्टेज कॉर्पोरेट पेमेंट इकोसिस्टम बन रहा है उस हिसाब से थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा। और जो इनका मल्टी बैंक पार्टनरशिप है और आप जितनी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते जा रहे हो, आप एक किस्म से लोन भी प्रोवाइड करने में इंटरेस्टेड हो जा रहे हो, तो आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हो तो आप उतने ज़्यादा प्रोडक्ट क्रॉस सेल भी कर सकते हो। कि मेरे प्लेटफॉर्म पे एक आया, पहले मैं 2 कर पाता, 3, अब 4, अब मेरे पास उतने ऑप्शंस बढ़ जाते हैं कि अगर कोई इंसान या कोई कंपनी या कोई एम्प्लॉय मेरे प्लेटफॉर्म पे आ गया तो उसकी जितनी भी अराउंड मोनेटाइज पैसे फाइनेंस की नीड है उन सबको मैं पूरा कर दूं। तो इन सब चीज़ों से अगर हम बात करें तो जैगल वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्ले बन रहा है। ये सब इनकी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बातें हैं और जैगल को अगर हम देखें तो यहाँ पे इनकी काफ़ी एक स्ट्रेंथ उभर कर आती है। तो हमने आपको जैगल, प्रोपेल, सेव और जोयर के बारे में बता ही दिया है कि ये इनका बिजनेस मॉडल है। तो वहाँ से ये सब चीज़ें आती हैं। तो अब ये है, पर अगर हम इनके की रिस्क की बात कर लें कि रिस्क इनका कहाँ पे आ जाता है, तो वो पर तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो जैगल का आप देखें तो जैगल आप पूरा ही एक किस्म से फाइनेंस में घुसा हुआ है। तो एक किस्म से रेगुलेटरी इशू तो इनके पास हमेशा ही रहने वाले हैं। आप देखेंगे कि कई रेगुलेटरी आरबीआई या कुछ एक किस्म से ये इशू बना रहेगा।
बट इस इशू को हम थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑल दो जितनी फाइनेंशियल कंपनी है तो गिवन है कि वो आरबीआई के आम्बिट में आ जाती हैं, तो फिर आपके इशू तो ये हमेशा का हमेशा ही रहने वाला है, इस क्रिएट होने वाला है। फिर थर्ड पार्टी में के अगेंस्ट जो ये एक किस्म से रिलायंस है इनकी, जैसे ये वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, इन सब थर्ड पार्टी नेटवर्क्स पे ये बेस है। तो और इनके जो आपके बैंकिंग पार्टनर्स भी हैं, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक शेयर ऑफ फीस जो है वो यहाँ पे चली जाती है। उसके बाद फिर हम देखें जो इनका प्रीपेड कार्ड में जो ये पैसा डालवाते हैं, वहाँ से जो ये ट्रांजैक्शन फीस लेते हैं, तो वो चीज़ें हैं वो काफ़ी वहाँ से एक किस्म से लीकेज है। तो इनका प्योर वो मॉडल नहीं है कि पूरा पैसा इनके पास आ रहा है, वहाँ से एक अच्छा खासा इनका लीकेज हो रहा है। फिर एक प्रोग्राम फीस इनकी रहती है, जो कि अगर हम देखें कि प्रीपेड कार्ड जो है वहाँ से जो, इसको ही हम प्रोग्राम फीस कहते हैं, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो इनका प्रोग्राम फीस से ही 42% ऑफ रेवेन्यू आ रहा है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा है ऑलमोस्ट, कि आपका एक तो टाई अप है इतने बैंक से, और फिर इतने आपके पेमेंट बेस से, फिर उनका वहाँ, और ये लोग कंपटीशन में भी निकल सकते हैं। कि आप देखें कि अगर इतना इजी हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि कल को मास्टर कार्ड, प्रीपेड या रुपए खुद ही अपने कार्ड इशू कर दे या बैंक्स अपने इशू कर दे, तो उस हिसाब से एक कंसंट्रेशन हो जाता है, एक रिस्क हो जाता है क्रिएट। तो यहाँ पे जब आप इतना रेवेन्यू यहीं से लेकर आ जा रहे हो, फिर अगर आप देखें तो कस्टमर एक्विजिशन में भी 1 से 3 साल का होता है, पर इतने प्लेयर्स हैं यहाँ पे और बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। तो इसी कंपटीशन के कारण आप देखते हैं कि 9 से 10% का रिटर्न ऑन इक्विटी ही बन पा रहा है। ऑल्दो ये बोल रहे हैं, गाइडेंस हो रही है कि बढ़ा देंगे इसको, बट ये एक बहुत ही ज़्यादा पेन पॉइंट है कि आपको 1 से 3 साल का है, फिर आपको स्लैश स्लैश पर एक बार अगर शायद कोई कंपनी आ गई तो वो उतना चेंज नहीं करना चाहेगी। ये एक स्टिकीनेस है, कितने एम्प्लॉयज़ आ चुके हैं तो हम कैसे उनको चेंज कर दें, वो चीज़ है। पर इंडस्ट्री काफ़ी हाईली कॉम्पिटिटिव है, बहुत R&D आपको चाहिए, लगातार आपको सॉफ्टवेयर में अपडेट करते रहना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर चेंज करते रहना पड़ेगा, ये दिक्कतें हैं। पर जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, फिर वो जो वारंट का काम है और मार्केट रिवॉर्ड नहीं कर रही, ये चीज़ थोड़ी एक किस्म से मेरे को पर्सनली दिक्कत करती है। पर गाइडेंस बढ़ाया गया, इट माइट बी गुड थिंग और नॉट, ये शायद आगे पर एज अ बिजनेस मॉडल बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। और अगर वो शायद कॉम्पिटिटिव होता या बहुत ही एक मोट रखता, तो शायद रिटर्न ऑन इक्विटी में वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही होती। फिर वारंट वाली चीज़ के बाद भी मार्केट रिवॉर्ड नहीं कर रही है, फिर अराउंड 50 का पी पे ट्रेड कर रहा है, कितने कॉम्पिटिटिव में। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। और ये एक ऐसा शेयर है जिसके बारे में मेरा बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल व्यू रहता है, कि शायद मैं बहुत ही ज़्यादा एक हार्ड बाय भी नहीं हो पाता, मेरे से हार्ड सेल भी नहीं हो पाता है। एक बहुत ही किस्म का न्यूट्रल व्यू है मेरा इसके बारे में, इस शेयर के बारे में। तो उस हिसाब से हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। सो बाकी अगर आप जैगल के बारे में तो इतना ही, पर अगर आपको हमें वीडियोस पसंद आए तो आप हमें ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हमें अपना फीडबैक ज़रूर देते रहें। और कुछ डाउट्स होंगे तो हम उनको इन्हीं यूट्यूब वीडियोस में आके उनको डाउट सॉल्व करेंगे। और कुछ अगर होगा जो हम सबको बता सकते हैं तो हम यहीं पे आके वीडियो में उसको, उस चीज़ को बात करेंगे और बताएंगे। बाकी आप ज़रूर अपने दोस्तों को भी भेजें, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबा दें। इट विल बी वेरी मच वर्थ फॉर दिस चैनल, फॉर अ ग्रोइंग चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।